गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब बच्चों? सबको वीडियोस मिल रही होंगी, ठीक है। आज बात करते हैं सिंपल सा फिजिक्स की। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है। उसमें हमने पहले लॉ की बात की थी, ठीक है। आज सेकंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ की बात करते हैं, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये किसने दिया था? सिंपल सब वही चल रहा है, न्यूटन का ही है, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके पहले भी क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या मैंने बताया था, चाहे फर्स्ट लॉ हो, चाहे सेकंड लॉ हो, चाहे थर्ड लॉ हो, सब में क्या फोर्स की ही बात होगी। सब में क्या होगा बच्चा? सिर्फ और सिर्फ फोर्स की ही बात होगी। मैंने बताया था क्या होता है फोर्स, यानी इंट्रोडक्शन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, वो बात करेंगे हम लॉ ऑफ फर्स्ट में। और दूसरे लॉ में क्या कितना होगा, तीसरे लॉ में क्या करेंगे हम बताएंगे क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, फोर्स से क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करें सिंपल सेकंड लॉ की, तो क्या होगा बच्चा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the external force, यानी संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होता है। समानुपाती कहो या अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है, ठीक है। मैंने बताया था फोर्स की डेफिनेशन जनरली बताया था और मैथमेटिकली, तो मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ में हम लोग डिटेल बच्चा स्टडी करेंगे। तो देख के लग रहा होगा कल ही हमने बात की है सिंपल सा संवेग की, इसीलिए बात की थी क्योंकि इसमें हमें नीड होने वाली थी, इसमें ज़रूरत थी हमें, ठीक। तो संवेग यानी स्मॉल p क्या था? m इंटू यू, यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते? संवेग कहे थे। तो अगर बात करें इसमें बाह्य बल क्या? एफ एक्सटर्नल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है। द रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? सिंपल सा p, तो डेल p अपॉन डेल t, सिंपल से क्या चेंजेस है, ठीक। ये क्या बना? जो लैंग्वेज में लिखा उसका क्या मैथमेटिकली सिंबल ये बना। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चा, कोई ऑब्जेक्ट है m के जी का क्या ऑब्जेक्ट है, उसको एट इनिशियल टाइम में यानी t इक्वल टू 0 टाइम में क्या था? प्रारंभिक वेग उसका क्या बच्चा? u है। और आफ्टर t टाइम में सिंपल से क्या है? उसका वेलोसिटी क्या है? v। बात करें यहाँ पे f एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो क्या होगा? f एक्सटर्नल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल p, यानी चेंज चाहिए हमें। डेल p का मतलब p2 माइनस p1। तो अगर p2 की बात करें मतलब ये इनिशियल होता है, ये क्या है? फाइनल है। तो फाइनल में क्या हो रहा है? v वेलोसिटी आ रहा है t टाइम में। तो सिंपल सा कोई बॉडी क्या m kg का है तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा m v माइनस, अब p1 क्या हो जाएगा? m v माइनस m u। तो डायरेक्टली अगर बात करें सिंपल से यहाँ से m कॉमन ले ले, क्या बचेगा? m v माइनस u बाई डेल t माइनस 0, फाइनल t था। अब बाद में क्या इनिशियल क्या था? 0। तो अगर बात करें सिंपली कि f एक्सटर्नल कितना आ गया बच्चा? m आ गया v माइनस u बाई टी, m v माइनस u बाई टी। ये क्या आ गया? बाह्य बल का मान आ गया। क्या आ गया? ये क्या था? सिंपल समानुपाती था बच्चा, ठीक है। तो जब बराबर आएगा तो सिंपल से क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है, ठीक। और अगर बात करें सरलता के लिए क्या करते हैं बच्चा? k बराबर 1 रख देते हैं। तो फाइनली क्या आ जाता है? एक्सटर्नल m v माइनस यू बाई टी, ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्टेट से हमने क्या कर लिया? ये चीज इतनी ड्राइव कर ली, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कि अगर कोई पूछता है एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ, तो सिंपल से F बराबर m में, या कोई बल ही पूछता है सिंपल से F बराबर m में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं बच्चा। अगर कोई बल की डेफिनेशन पूछा मैथमेटिकली तो क्या बताना आपको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। आप उसको सॉल्व करेंगे अभी तब आएगा। अभी देखिए हमने सॉल्व किया, अभी भी F बराबर m में नहीं आया। अभी क्या
जो भी लैंग्वेज में था उसको हमने थोड़ा सा क्या मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, बट अभी भी F बराबर M में नहीं आया है सिंपली, ठीक है। तो अगर हम बात को समझें, कोई भी पूछे आपसे फोर्स क्या होता है, तो अगर कॉमन सेंस से बताना तो क्या कि बल हुआ है, धक्का या खिंचाव जिससे क्या हो, कोई वस्तु गति करे, या अगर मैथमेटिकली बात करें तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर क्या है, बाह्य बल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है किसी फोर्स के बताने का, ठीक है। अब बात करें इसको थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूंकि अपने 9th के सिलेबस में यहीं तक है, बट मैं आगे बता रहा हूं आपको कि कहां से बराबर एम में कैसे आता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ 3 केस की पॉसिबिलिटी है बच्चा, केस 1, केस 2, केस 3, 3 पॉसिबिलिटीज है एफ एक्सटर्नल फोर्स ज्ञात करने की। आपसे अगर बात करें, हमारे पास क्या था सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट क्या कह रहे हैं कि जो एफ एक्सटर्नल है बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना, डेल पी अपॉन डेल टी, यही तो है, डेल पी अपॉन डेल टी। अगर थोड़ा इसको और सॉल्व कर क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल पी, मतलब डी क्या होगा, डी पी क्या हो जाएगा सिंपल सा, यानी यम इंटू यू, कोई भी वेलोसिटी हो सकता है इनिशियल की, मतलब नॉर्मल केस की बात करें, ये तो सॉल्व हो गया, इनिशियल एंड फाइनल लेके हमने सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी एक मास एंड वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है बच्चा, मोमेंटम कहलाता है ना, तो उसका चेंज यानी यम इंटू वी का चेंज करना है अपॉन डी टी, अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पे 3 केस की पॉसिबिलिटीज बनेंगी बच्चा। पहले केस की अगर मैं बात करूँ, पहले केस की अगर मैं बात करूँ क्या हो सकता है कि इफ, यानी इफ यदि यम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी यम कांस्टेंट, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट हो, क्या बच्चा, यदि द्रव्यमान नियत हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, द्रव्यमान नियत हो, वैसा थोड़ी हो रहा है। अब ये मास है, ज़्यादा केस यही होता है, बट पॉसिबिलिटीज है, तभी तो बता रहा हूँ। तो मान लीजिए द्रव्यमान है, ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो क्या रास्ते में कोई थोड़ी 2 kg के बाद 3 kg हो जाएगी, फिर 5 kg हो जाएगा, ऐसा कोई चेंजेस है क्या, नहीं। तो यदि अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है बच्चा, तब तो हम इसमें से यम निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन का ये रूल है कि अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है तब जाके आपका सिंपल सा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चा, कि यम बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यम बाहर आ जाएगा सिंपल सा, क्योंकि मैं केस सरलता के लिए लिख चुका हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया। तो अगर बात करूँ यहाँ से यम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी। और आपको पता होगा ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन। यानी अगर बात करें इस केस में तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया बच्चा, यम इंटू ए, और यही हम जानते हैं। और याद रखने वाली बात है, ये कब आता है बच्चा, जब हमारा द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा नहीं। अभी हम आगे 2 केस और देख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए अगर बात करें, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, सिंपल से क्या आ जाएगा बच्चा, यम का हो जाएगा केजी, ए क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या कहा गया, क्योंकि न्यूटन ने इसकी डेरिवेशन किया था, न्यूटन ने ही बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, इस वजह से इन्हीं के नाम पे इसका क्या रख दिया गया, क्या बन गया, 1 न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या नाम हो गया, ये क्या एसआई है, और ये क्या बच्चा, एमकेएस है, क्या है, एमकेएस है। और इसके डायमेंशन की बात करें क्या हो जाएगा सिंपल सा, अगर डायमेंशन की बात करें क्या होगा, यम मास का यम, और एल टी माइनस 2 किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो फाइनली क्या होगा, यम एल टी माइनस 2। तो यानी इसके डायमेंशन, यानी इसके बीमा की अगर बात करें क्या हो गया, यम एल टी माइनस 2। इसके यूनिट की बात ये हो गई। अब यहाँ से बात आती है 1 न्यूटन क्या होगा, क्या होगा 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन की बात करें क्या होगा सिंपल सा, यानी सूत्र तो यही है ना, F बराबर एम में। तो F 1 न्यूटन कब होगा बच्चा, जब यम बराबर 1 kg हो और ए बराबर क्या हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को सिंपल सा बच्चा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करे, तो सिंपल से क्या कहलाएगा बच्चा, वो 1 न्यूटन कहलाएगा। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। ये क्या है, बेसिकली 1 न्यूटन के डेफिनेशन, ठीक है। और अगर बल की बात करें तो मैंने आपको कॉमन सेंस से भी डेफिनेशन बताया, मैथमेटिकली भी बताया है।
कि मैंने बताया पहले लॉ में सिर्फ क्या है, बल के बारे में जानकारी है, क्या है बल, क्या है और कितना है, ये बात होती है बच्चा सेकंड लॉ में। किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, गैलीलियो के इस सिद्धांत को स्टडी करके उन्होंने बताया था कि ठीक है कोई एक्सटर्नल फोर्स है और कितना है वो भी सेकंड लॉ में उन्होंने क्या किया, पूरी जानकारी दी है। ठीक है, तो ये पहले केस में था, ये इंपॉर्टेंट बात है। सब जानते हैं बराबर एम में होता है, मैंने कह रहा गलत है, बट ये नहीं जान पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारा द्रव्यमान कांस्टेंट है तब ये सूत्र आया है बराबर एम में। ठीक है, और दो केस की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो केस 2 की बात करें बच्चा, अगर हम केस 2 की बात करें कि यदि द्रव्यमान की बजाय आप क्या कांस्टेंट करते हैं, यदि वेग कांस्टेंट हो, यदि वेग क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी वेग क्या हो बच्चा, वेग नियत हो। वेग नियत होने का मतलब वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या सूत्र है, एफ एक्सटर्नल बराबर dp बाई dt, और dp क्या है सिंपल सा dmu अपॉन dt। तो अगर अब की बार क्या कर रहे हैं, u को कांस्टेंट अगर हम कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा सिंपल सा, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा सिंपल सा, u बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिंपल सा dm बाई dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब की बार एम में थोड़ी चेंज है, ये थोड़ी बोला गया कि एम कांस्टेंट, सिर्फ बोला गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सिंपल से क्या सूत्र आ जाएगा एफ का, तो एफ एक्सटर्नल आ जाएगा बच्चा u इंटू dm बाई dt। ये बहुत ध्यान वाली बात है। ठीक है, और अगर बात करें केस थर्ड की, केस थर्ड की कि यदि m एंड u दोनों नियत ना हो, दोनों नियत ना हो, यानी ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या कभी, ये पॉसिबिलिटीज की अगर एग्जांपल की बात करें कि वेग कांस्टेंट हो, ऐसा है ना, कोई भी व्हीकल है बच्चा m द्रव्यमान का, उसको हम 20 मीटर पर सेकंड की चाल से सीधे ले जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर गियर लगा के छोड़ दिया, रास्ता क्लियर है, 20 से ना 19 हो रहा है ना 21 हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या वेग नियत है और मास क्या है, कोई ट्रक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ 100 kg का चीज़ लेके जा रहे हैं किसी कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि वेग को क्या कांस्टेंट रखना है, यानी 20 किलोमीटर पर सेकंड आवर से जा रहे हैं, तो सिंपल सा उसी से जाएंगे। ठीक है, अब मास को कैसे वेरिएबल करेंगे, क्या वो बच्चा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा इमेजिनेशन है, क्योंकि फिजिक्स मतलब क्या बच्चा, इमेजिनेशन, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो होनी थी, जो जानते हैं, दुनिया जानती है कि बराबर एम में कैसे आता है, वो मैंने बात कर दी। ये दो केस सब नहीं जानते हैं, इसको समझे आप कि अचानक से क्या हो गया बच्चा, बारिश होने लगी, अब बारिश होने लगी तो क्या हुआ, ट्रक सोचो इमेजिन करो कि ट्रक क्या सील्ड है, यानी कोई भी लिक्विड उस पर गिरेगा तो नीचे नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका मास चेंज तो हो रहा है ना, पहले 100 kg था, अब बारिश होने की वजह से आधा घंटा तक बारिश हो रही है और कांस्टेंट वेग से जा रही है, तो क्या मास चेंज हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन में अगर हमें एफ एक्सटर्नल की बात करें तो क्या होगा, u इंटू डी एम बाई डी टी। ये IIT में क्वेश्चन में पूछा गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर मास भी चेंज हो और वेग क्या कांस्टेंट हो, तो एफ एक्सटर्नल का मान कितना होगा बच्चा, u इंटू डी एम बाई डी टी। सिंबल कुछ भी हो सकता है, u की जगह v कुछ भी हो सकता है, सिंबल से। ठीक है, अगर बात करें दोनों नियत ना हो, यानी दोनों वेरिएबल है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं, वही सेम एग्जांपल ट्रक वाला, पानी बरस रहा है और ड्राइवर क्या रहा है, कभी 20 चला रहा है, कभी 25 चला रहा है, कभी 30 चला रहा है, तो यानी वेग भी बदल रहा है और क्या कर रहा है बच्चा, मास भी बदल रहा है। तो इस सिचुएशन में एफ एक्सटर्नल का मान जो होता था हमारे पास dmu बाई dt, तो आपके पास दोनों चेंज हो रहा है, तो आपको पता है कि अगर दोनों वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है dx बाई f1 इंटू f2 का, तो क्या होता है f1 इंटू डी बाई डी एक्स f2 और प्लस f2 इंटू डी बाई डी एक्स f1। ये होती है प्रॉपर्टी किसी भी दो वेरिएबल को, अगर दोनों वेरिएबल हैं उनका डिफरेंशिएशन निकालना तो क्या होगा, सिंपल से यहाँ अगर बात करें एक यम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, du बाई डी टी आ जाएगा, और प्लस अगर u बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, dm बाई डी टी आ जाएगा। यानी अगर दोनों वेरिएबल हैं, दोनों चेंजेज हैं, तो एफ एक्सटर्नल का मान क्या होगा, अगर ऐसे कहें दोनों केस का सम, दोनों केस का सम। ठीक है, ये क्या सिंपल से एम में है, ठीक, यानी ये केस फर्स्ट वाला, ये केस क्या सेकंड, यानी दोनों का सम। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन चाहिए, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए बच्चा फिजिक्स के लिए, ठीक, कि अगर दोनों वेरिएबल हैं तो उनका डिफरेंशिएशन का खोलने का तरीका यही होता है कि पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। ठीक, तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट से आपको मैंने बताया कि फोर्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो पहले केस में क्या सिंपल से द्रव्यमान कांस्टेंट तब होता है बराबर एम में बच्चा, बाकी अगर द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये होगा, ये दोनों नियत नहीं है तो भी ये पॉसिबिलिटी ये क्या एक्सटर्नल होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये इंसान तभी कर सकता है जब ढंग से कॉन्सेप्ट जान रहा होगा कि आपको ये फोर्स की
कैलकुलेशन मैथमेटिकली आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहीं पे एक चीज़ बता दूं सिंपल सा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जांपल न्यूटन के सेकंड लॉ का क्या बच्चा, कि जब बॉलिंग होती है क्रिकेट के मैदान में, जब बॉल करता है बॉलर, तो जो पीछे कैच करने वाला होता है वो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, या नॉर्मल ही जब कोई 6 मारता है 4 मारता है तो कैच करने की कोशिश करते हैं, क्या करता है अपने हाथ को पीछे क्यों करते हैं बच्चा। पीछे करने का रीज़न यही बच्चा कि जो गेंद का संवेग ज़्यादा है, जो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के संवेग ज़्यादा है, वो पीछे करने की वजह से उस संवेग को कम किया जा सके, ताकि हमारे हाथ में चोट कम से कम लगे और हम आसानी से गेंद को क्या करें बच्चा, पकड़ सकें। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, न्यूटन के सेकंड लॉ का। अगर बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करें, फर्स्ट लॉ को क्या करें, प्रूव करें, यानी F बराबर m में, देखो जनरली जो होता है बराबर m में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है बच्चा। आप समझे, मैंने तीनों केस तो समझा दिया, पर जनरली यही तो होता है, हमेशा मास थोड़ी चेंज हो जाता है। वो बारिश का सिचुएशन था, वो एक इमेजिनेशन थी कि ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट फिजिक्स में क्या अगर सोचा जाए तो जनरली यही होगा, F बराबर m में, मास कांस्टेंट है, उस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बच्चा, F बराबर m में होगा। ठीक, इस सिचुएशन में अगर बात करें कि F बराबर m में अगर हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो क्या होगी, कोई बॉडी या तो गति करेगी, अगर गति कर रही है और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। चेक करते हैं, अगर फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है तो यदि, यानी इफ F एक्सटर्नल क्या हो बच्चा, 0 हो जाए, तो 0 बराबर सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा, m a क्या होगा, अभी बात हुई थी v माइनस यू बाई टी, तो इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा सिंपल सा m v माइनस यू इज इक्वल टू 0, ये भी 0, तो यानी v बराबर u। देखें, अगर F एक्सटर्नल फोर्स है तो इनिशियल वेलोसिटी एंड प्रारंभिक वेलोसिटी, अगर F एक्सटर्नल 0 है तो क्या, प्रारंभिक बराबर अंतिम वेग, यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या है सिंपल सा, बराबर हैं। प्रारंभिक और अंतिम वेग बराबर होने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और अगर मैं प्रारंभिक वेग को 0 कर दूं बच्चा सिंपल सा, तो यानी v भी 0, यानी अगर मैं प्रारंभिक वेग को सिंपल सा 0 कर दूं तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा बच्चा, अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग 0 होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, रेस्ट पे हो जाएगा। और यही तो फर्स्ट लॉ कहता है सिंपल सा, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक अगर उस पर कोई वायबल ना लगे। तो वायबल अगर हम 0 कर रहे हैं तो जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो रेस्ट पे हो जा रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, सिंपल सा 0 हो जा रही। तो अगर एग्जाम में ये भी प्रूफ करने को आ जाए कि सेकेंड लॉ की मदद से आप फर्स्ट लॉ को प्रूफ करें, तो आप इस इक्वेशन से, ये कब है, जब क्या है बच्चा, मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट। ये बात बहुत ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं जानते, तो मैं चाहता हूँ आप जाने, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स कैसे मैंने लास्ट टाइम में कराया था, जो मैंने वहाँ पे गति का समीकरण से, गति के समीकरण वाले में न्यूमेरिकल कराया था, वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना था सिंपल सा। उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जब वहाँ एक्सेलरेशन पूछेगा, जब वहाँ एक्सेलरेशन निकलवाएगा तो सिंपल से F भी पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, m इंटू ए। मैंने एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक कोई सा अभी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कोई भी क्या है वस्तु है, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल, यानी नियत बल का मतलब कांस्टेंट फोर्स से कार्यरत है, सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स से क्या बच्चा, कार्यरत है, मतलब कोई द्रव्यमान है और 2 सेकंड के से क्या एक नियत बल लगा के हम उसको क्या काम कर रहे हैं। यदि 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, यानी बल लगा के यदि उसके वेग में, उसके वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, यानी उसके वेग को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, क्योंकि बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज ही तो होगा, सिंपल सा, ठीक।
अगर कोई मूवेबल चीज़ को बल लगा के रोकते तो क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि वो जो कांस्टेंट फोर्स है, जो बल लग रहा है उस पर, जो कार्यरत बल है, उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप सबको भी पता होगा कैसा बल होगा, एक्सटर्नल फोर्स ही तो होगा। ठीक, अब इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है क्या? 5 kg द्रव्यमान का वस्तु है, 2 सेकंड तक उस पर हम बल कार्यरत कर रहे हैं और उसके वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा है 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकंड, तो क्या द्रव्यमान चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो यदि हम जानते हैं सिंपल सा कि यदि द्रव्यमान क्या बच्चा, नियत हो, इतनी बात लिखना बहुत अच्छी बात है, नियत हो, तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्ट क्या हो जाता है, यम इंटू ए, और डायरेक्टली हमें पता है यम पता है, ए नहीं पता। ए निकालने के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है? हाँ, गति के समीकरण से ए क्या होता है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू क्या, वी माइनस यू बाई टी, यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बच्चा, त्वरण कहलाता है। और इसको हम चाहें तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से भी कर सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी से भी। तो सिंपल से कितना आ जाएगा, v था 7 माइनस 3 बटे 2, 7 माइनस 3 बटे 2 यानी 4 बटे 2, यानी 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा कट के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का मान सिंपली कितना आ गया बच्चा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ से एक्सटर्नल की अगर बात करें तो यम कितना है बच्चा, पहले से ही 5 इंटू 2 यानी 10, क्या कह सकते हैं, 10 न्यूटन का हो या 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दोनों आंसर क्या बच्चा, सही है, दोनों आंसर क्या बच्चा, सही है। तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। वही कहानी पूरा क्वेश्चन जो मैंने डिटेल में कराया था, विरामावस्था से स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है और वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का मान कैलकुलेट हो जाएगा। जनरली बच्चा 99% केसेस में मास कांस्टेंट ही रहता है। जब आपको आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहेगा एग्जामिनर, ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या वाकई में मास कांस्टेंट है कि नहीं। तो अगर मैंने आपको तीनों केस बता दिया, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो कैसे आप बताएंगे एक्सटर्नल फोर्स का मान कितना है। तो जनरली जो यूज होता है वो क्या होता है, मास कांस्टेंट ही यूज होता है। तो होप कि आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ अच्छे से यानी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा, समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगर कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, आप कमेंट में पूछें। ठीक है, और अगर चीज़ें अच्छी लगी तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट क्या करें सीख सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।